आपने अभी कहा कि पॉलिटिकल पार्टनर कितनी गंभीरता से आपके साथ में है, ये बताइए। सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। हर्षवर्धन जाधव का कौन है पॉलिटिकल पार्टनर? जी हाँ, ये हम आपको बताएंगे खुद उनकी अपनी ज़बानी। लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन जाधव ने आज औरंगाबाद के डिविज़नल कमिश्नर से मुलाकात की। किसानों की समस्याओं, किसानों के मुद्दों को लेकर, बिजली की मुश्किलात को लेकर, बिजली जिस तरीके से किसानों को बिल भरने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है, इसको लेकर बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू उन्होंने डिविज़नल कमिश्नर से की। उसके पहले वो बैलगाड़ी में, और हर्षवर्धन जाधव का जैसा कि आप जानते हैं वो रिवायत से हटकर एक अलग अंदाज़ होता है हर्षवर्धन जाधव स्टाइल में। वो आज जो है डिविज़नल कमिश्नर के सामने सूबेदारी गेस्ट हाउस के साथ रूबरू से बैलगाड़ी में सवार हुए। उसके बाद में आकर डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने रुके और उसी बैलगाड़ी में जो है तो वहाँ मौजूद पत्रकारों को भी जो है तो उन्होंने खिताब किया, संबोधन किया। उसके बाद वो डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना टेस्ट होने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई तो उसके बाद उन्हें और उनके डेलीगेशन में, जिसमें उनकी साथी दोस्त झा भी शामिल थी और महेश गुजर थे, इस तरीके से 4 लोग और हर्षवर्धन जाधव खुद थे, उन चारों को डिविज़नल कमिश्नर में जाने की इजाज़त दी गई। डिविज़नल कमिश्नर से मिलने के बाद उन्होंने अपनी मुतालबात मांगे रखी। तो सुनिए, देखिए, जानिए क्या थी उनकी मांगे और उनके जो पॉलिटिकल पार्टनर है उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी आप देखिए। शेतकरी एकजुटीचा, शेतकरी एकजुटीचा। शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनात अत्यंत महत्त्वाचा विषय माननीय विभागीय आयुक्तांकडे आम्ही सादर करतोय। जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये खरीप हंगामामध्ये नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळे राज्य शासनाने प्रत्येक तालुक्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी देण्याची घोषणा केलेली आहे। त्याचबरोबर ज्या तालुक्यांना निधी दिलेला नाही आहे त्या तालुक्यांची आणेवारी 50 पैशापेक्षा कमी लावलेली आहे आणि त्यामुळे एकीकडे ज्या वेळेला राज्य सरकार मान्य करतं की पिकाचं नुकसान झालेलं आहे, त्यावेळेला राज्य सरकार स्वतःचेच GR, स्वतःचेच परिपत्रक फॉलो करत नाहीये। ही बाब निदर्शनास आलेली आहे। 3 नोव्हेंबर 2015च्या GR नुसार जिथे अशा पद्धतीने नुकसान झालेलं असतं तिथे वीज जोडणी कट करू नये, म्हणजे वीज तोडणी करू नये अशा पद्धतीचा आदेश या GR मध्ये आहे, ज्याची प्रत माझ्याकडे आहे। असे असताना या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांचे वीज कनेक्शन तोडण्याचं काम चाललेलं आहे। NSCB बेकायदेशीरित्या हे करत आहे आणि त्यामुळे आता हातात असलेला रब्बी हंगाम सुद्धा शेतकऱ्याचा धोक्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे तातडीने या वीज तोडणीचा जो कार्यक्रम चाललाय हा बंद करावा आणि शासनाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी। या विषयासाठी आम्ही आता विभागीय आयुक्त महोदयांना भेटतोय। त्याचबरोबर जे शासनाने निधी दिलेला आहे, घोषित केलेला आहे, तो निधी केंद्र शासनाच्या 13 मे 2015च्या GR नुसार अपर्याप्त आहे। खरं म्हणजे कोरडवाहूला 6,500 रुपये प्रति हेक्टर, बागायतीला 13,500 रुपये प्रति हेक्टर आणि फळबागांना 18,000 रुपये प्रति हेक्टर एवढा निधी मिळाला पाहिजे असं NDRFच्या गाईडलाईन्स आहेत 13 मे 2015च्या। त्यामुळे जर ते गाईडलाईन्स फॉलो होणार नसतील तर कुठेतरी हे चुकीचं आहे। त्यामुळे सुद्धा आम्ही विभागीय आयुक्तांना भेटतोय की या जिल्ह्यातल्या वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव सगळ्या मतदारसंघामध्ये, सिल्लोड, फुलंब्री, पैठण सगळ्याच मतदारसंघांमधल्या शेतकऱ्यांना आपल्याला न केवळ वीज तोडणी करता येणार नाही
पण त्याचबरोबर आपल्याला एनडीआरएफच्या गाईडलाईन प्रमाणे निधी द्यावा लागेल. हा बाय डिफॉल्ट शासनाच्या परिपत्रकानुसारची ही मागणी आहे आणि त्यामुळे ही आम्हाला मिळाली पाहिजे. त्यामुळे नुकसान भरपाई एनडीआरएफच्या कायद्याप्रमाणे वीज तोडणी न करणं 3 नोव्हेंबर 2015च्या शासकीय परिपत्रकाप्रमाणे या सगळ्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी व्हावी आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा. अर्थात पीक विमा हा विषय खूपच मोठा आहे. शेतकऱ्यांचं ज्या वेळेला नुकसान झालं असं स्वतः शासन मान्य करतंय त्यावेळेला शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे आणि त्यामुळे शासनाने पीक विमा ही या शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे. त्यामुळे वीज तोडणी न करणे, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे, शेतकऱ्यांना पीक विमा या ठिकाणी उपलब्ध करून देणे आणि शेवटचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये एक खूप महत्त्वाचा GR MERCने काढलेला आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन, महाराष्ट्र वीज नियामक महामंडळ यांनी असं सांगितलंय की DP खराब झाला, ट्रान्सफॉर्मर खराब झाला तर 48 तासाच्या आत तो रिपेअर करून मिळाला पाहिजे आणि जर नाही मिळाला तर 50 रुपये प्रति तास अशी नुकसान भरपाई प्रति ग्राहकाला मिळाली पाहिजे. या जिल्ह्यामध्ये MSCBचा एवढा मोठा प्रॉब्लेम आहे की 2-2 महिने ट्रान्सफॉर्मर मिळत नाही आणि त्यामुळे जर मिळत नसतील तर नुकसान भरपाई आम्हाला लागू आहे आणि त्यामुळे MSCBनी या जिल्ह्यातल्या अशा तमाम शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे ज्यांचे ट्रान्सफॉर्मर्स MSCB देऊ शकत नाहीये, ज्यांचे फ्यूज MSCB देऊ शकत नाहीये आणि ही सगळी माहिती संकलित करून या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना MSCBनी नुकसान भरपाई दिली पाहिजे असा सुद्धा मुद्दा आम्ही विभागीय आयुक्त महोदयांसमोर आता मांडणार आहोत. आणि या सगळ्या मुद्द्यांचं शासकीय परिपत्रक आमच्याकडे असल्यामुळे मला विश्वास आहे की विभागीय आयुक्त महोदय याच्यामध्ये निश्चित निर्णय घेतील. जर निर्णय झाला नाही तर येणाऱ्या 15 दिवसांमध्ये आम्ही माननीय उच्च न्यायालयामध्ये याचिका शेतकरी दाखल करतील आणि शासनाच्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी करा अशा पद्धतीची विनंती हायकोर्टाला करतील. आणि या शेतकऱ्यांना आता कुठेतरी जाग आलीच पाहिजे. या पुढाऱ्यांना, राजकीय पक्षांबद्दल मी बोलणार नाही, पण शेतकरी अडचणीत असताना यांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे आणि माननीय विभागीय आयुक्त या शासकीय GRांचं अनुपालन करतील असा मला विश्वास आहे. या जिल्ह्यातल्या जवळपास 5000 शेतकऱ्यांनी मला निवेदनं दिलेली आहेत आणि ती निवेदनं आता माननीय विभागीय आयुक्तांकडे मी स्वतः घेऊन चाललेलो आहे. धन्यवाद. आपण सर्व जर आलात त्याबद्दल धन्यवाद. फोटो काढली तर आपण बाहेर जाणार. हाँ सर. बैलगाड़ी का सफर कैसा रहा? बैलगाड़ी का सफर ये एक रिजेम्बलेंस था, एक पुकार थी सरकार के लिए कि भाई हमारे किसान परेशान हैं और इस परेशानी में जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट के GRs हैं, उनकी अमल बजावनी होनी चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और इस चीज़ के लिए सरकार का ध्यान हमारी तरफ आए, इसका यही एक उद्देश्य था. आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जादव देर से जागे, बल्कि हम कहेंगे कि हम अकेले ही जागे हैं, बाकी तो आप सब सो ही रहे हैं. क्योंकि अभी का जो पोजीशन है वो पोजीशन में मुझे लगता है कि एक भी निवेदन विभागीय आयुक्त जी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी MP ने, किसी भी MLA ने, किसी भी एक्स MLA ने, एक्स MP ने, किसी भी सोशल वर्कर ने दिया नहीं है कि भाई इस जिले के किसान परेशान हैं और ऐसी सिचुएशन में इस जिले के किसानों को इस तरह से गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक मदद मिलनी चाहिए. ये बात अभी तक किसी ने कही नहीं है. हर्षवर्धन जादव पहला आदमी है जो ये कह रहा है. सर मेरा सवाल ये है, आप आज निगेटिव आए हैं, आपने एंटीजन टेस्ट कराया. कुछ दिन पहले औरंगाबाद के खासदार जो है पॉजिटिव आए थे, तो वो भी अभी उनको राहत मिली है, वो अस्पताल से घर पहुंचे हैं. तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं उनको बहुत अच्छा, उनकी हेल्थ अच्छी हो और वो जल्दी रिकवर हो जाएं और जल्दी से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनको अवसर मिला है काम करने का, उसके हिसाब से जितना काम कर सकते हैं लोगों के लिए उतना काम वो करें. मेरी शुभकामनाएं. हर्षवर्धन जादव हमेशा चर्चा में क्यों बने रहते? कई जमाने से हम देख रहे हैं. ये तो आपको ही पता है. अब मैं चर्चा आप लोग करते हैं मेरे बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ भाई. सही. और मैं लोगों का काम करता हूँ और ये हो सकता है कि बाकी लोग नहीं करते हो तो शायद लोगों में ज्यादा अपील होता है कि यार ये तो हमारी भाषा बोल रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो शायद वो चर्चा होती होगी. आज मौका देखकर काम करते हैं आप?
नहीं, मौका देखने की क्या बात है, जब भी सिचुएशन आती है मैं खड़ा रह जाता हूँ। आज बैलगाड़ी में आए, अगली मर्तबा काय में आ सकते हैं अब जनता की सेवा के लिए? अगली बार हम आएंगे पैदल, और अगली बार का हमारा इश्यू रहेगा कि हमारे नौजवान जो भाई हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको मुद्रा लोन कैसा दिया जाए, वो मामला लेके हम जल्द ही आएंगे। और हर इंसान को, हर नौजवान को जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से, देखिए मैं कभी भी विदाउट गवर्नमेंट गाइडलाइन बात नहीं करता हूँ। हर चीज मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में रहती है, तभी जाकर के मैं बात करता हूँ। अभी मुद्रा लोन के बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया हुआ है हर बैंक को कि भाई आपको इतना तो कम से कम मुद्रा लोन बांटना है। तो आपने बांटा है क्या, इस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया हुआ है। वो हिसाब से मैं आगे इन नौजवानों के लिए बैंक्स में जाकर के या उनके नोडल ऑफिसर से बात करके कि भाई इस जीआर का जो है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक आया है, और अगर नहीं आया है तो आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। सर आखिरी सवाल सर, पेट्रोल जो है 100 रुपए हो चुका है और डीजल 90 रुपए हो चुका है, गैस 800 से ऊपर चल रहा है, तो इस पर क्या भूमिका है आपकी? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक है कि एक तरफ आप बोलते हो कि अच्छे दिन आएंगे और दूसरी तरफ आपके तो बुरे दिन चालू हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो इनके सेस जो लगाए हुए हैं इसके ऊपर, उसके सेस के बारे में भी सोचने की जरूरत है। एक बात ये है कि आज जो मुद्दे से हमने हटकर अभी तक बात की, आप आज किसानों के लिए आए थे। क्या आपको ये लगता है कि किसानों का मसला हल हो जाएगा आज की बातचीत से रीजनल कमिश्नर? बिल्कुल बिल्कुल हल होगा, क्योंकि पॉजिटिव बात हुई हमारी, और हमने ये बात किसी भी गर्मजोशी से न कहते हुए हमने बाकायदा जो जीआरस हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस हैं, उनके हिसाब से हमने बात की है। और जो कि हमने उस हिसाब से बात की है, आयुक्त साहब ने इस बात को माना है कि जो भी नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। और एमएससीबी का खास तौर पे जो किसानों की तरफ रवैया है कि 15-15 दिन, एक महीना ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है, फ्यूज जाता है तो 2-2 दिन फ्यूज नहीं बैठता है, इस सिलसिले के अंदर जो भी किसानों का नुकसान होता है वो नुकसान भरपाई भी मिलनी चाहिए। उसके हिसाब से भी एमएससीबी को विभागीय आयुक्त साहब ने इत्तला किया है। वो आखिरी सवाल है, आपने अभी कहा कि पॉलिटिकल पार्टनर कितनी गंभीरता से आपके साथ में है, ये बताइए। आपको बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब तक मैं हूं तब तक है, मैं नहीं रहूंगा तो शायद पता नहीं क्या है। थैंक यू।